नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग सर्वांग समता की बात करेंगे। पिछली कक्षा में आपने ये जाना था कि सर्वांग समता का क्या अर्थ है एवं कोई दो वस्तु या कोई दो आकृति सर्वांग सम हैं या नहीं, इसकी जांच हम कैसे करते हैं। आपने इसके लिए अध्यारोपण मेथड जो है, विधि जो है, इसको किया भी था और समझा भी था। आशा है आप बहुत सारा प्रैक्टिस किए होंगे घर पर। आज हम लोग बात करेंगे मुख्य रूप से त्रिभुज की सर्वांग समता की, उसके शर्तों की बात करेंगे। लेकिन उसके पहले एक शब्द हम लोग चर्चा किए थे पिछली कक्षा में, संगतता। कि संगत शब्द को अच्छे से समझ जाइए आप, बार बार ज़रूरत पड़ेगा। कोई भी दो त्रिभुज यदि सर्वांगसम हैं तो उनमें कौन कौन संगत है, शीर्ष या कोण, भुजा कौन बराबर होगा, इन बातों को समझना चाहिए आपको। जैसे हम एक आकृति बना रहे हैं, ज़रा ध्यान दीजिए। यहाँ हमने दो त्रिभुज बनाए हैं। एक त्रिभुज है ए, बी, सी और डी, इसका नाम दे देते हैं। और यदि कहा गया है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी डी का, ये बातें दी गई हैं कि सर्वांगसम है ऑलरेडी, तो इसके कौन कौन सी भुजा संगत होंगे और कौन कौन से शीर्ष संगत होंगे, ये आपको पता लगाना है। तो जरा ध्यान दीजिए, ए बी सी, ए बी सी, ये एक त्रिभुज यहाँ है। इसकी भुजाओं को हम थोड़ा हाईलाइट कर रहे हैं। और एक दूसरा त्रिभुज है आपका ए बी डी। जरा खुद से समझिए, यदि इस त्रिभुज को हम इधर बना दें आपको, इसका नाम है ए बी डी, और ए बी सी तो आप देख ही रहे हैं। अब जरा देखिए कि कौन सा भुजा किस भुजा पर रखेंगे या कौन सा शीर्ष किस शीर्ष पर रखाएगा, तो आपका वो सर्वांगसम हो जाएगा। सर्वांगसम तो दिया हुआ ही है, तो इसके संगत शीर्ष कैसे पता करेंगे आप? सबसे पहले संगत शीर्ष को ढूंढें आप, और जब संगत शीर्ष ढूंढ लेंगे, संगत शीर्ष यदि आप ढूंढ लेते हैं, तब आपको भुजा कोण ढूंढना आसान हो जाएगा। एक त्रिभुज का शीर्ष हमने लिया है ए बी सी, तो देखिए इसमें कौन किसके संगत हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ए बी और सी है आपका, तो यहाँ पर जो कोण है आपका ए, इस त्रिभुज के किस कोण के बराबर है, ये आपको देखना होगा। तो आप देखिए उस प्रकार का कोण, उसका संगत कोण कहाँ बन रहा है, ये खुद से ढूंढिए कि इस त्रिभुज पर हम इसको कैसे रखें कि हमारा वो सर्वांगसम हो जाएगा। ट्रेस करके रखने का प्रयास कीजिए, कागज पर ट्रेस कीजिए और इसको उठा करके यहाँ रखिए कि एक दूसरे का संगत हो जाएगा। तो आप पाएंगे कि जो त्रिभुज ए बी सी है, इसका जो शीर्ष ए है, त्रिभुज ए बी डी के शीर्ष बी का संगत है। उसी प्रकार से यदि हम बात करेंगे इसके कोण बी की, ध्यान दीजिए, या फिर इसके कोण सी की, इसको हमने कहाँ किया, बी को उठा करके रखा है कहाँ, ए पर, तो देखिए कोण सी जो है इसका संगत हो जाएगा आपका कोण डी, और जो इसका कोण बी है ये आपका संगत हो जाएगा ए बी सी। ये वाली जो कोण है इस त्रिभुज का, ये इस त्रिभुज में इस कोण के संगत हो जाएगा, अर्थात ए का। जब शीर्षों की संगतता आप ढूंढ लेंगे तो कोण और भुजा को आप आसानी से बराबर कर सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, कौन कौन भुजा किसके किसके बराबर होगा। इसकी यदि हम भुजा ए बी लिखते हैं तो इस त्रिभुज में देखिए भुजा वही हो जाएगा, बी ए या ए बी। इसका यदि हम भुजा बी सी लिख रहे हैं तो इसका भुजा देखिए कौन हो जाएगा, ए डी। ठीक उसी प्रकार से यदि भुजा ए सी देखिए, भुजा ए सी, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, बी डी के बराबर हो जाएगा। ये हमने कैसे पता किया, इसके लिए आपको ये जानना होगा कि संगत कौन कौन है
और संगतता पहचानने के लिए आप कागज पर ट्रेस करके शुरू में प्रारंभ में त्रिभुज पर रखें और रख करके देखें, तब आपको संगतता समझ में आएगा। और जब आप भुजा को बराबर कर लिए हैं, शीर्ष आपको पता लग गया है, तो भुजा या कोण पहचान लेना आसान है। ये भुजाएं हैं, कौन कौन बराबर होगी, तो त्रिभुज ABC का AB, भुजा ABD का AB, त्रिभुज ABC में जो भुजा BC है वो ABD का भुजा AD के बराबर है। यदि कोण लिखने की हम बात करें कि कौन कौन कोण बराबर होगा, तो ध्यान दीजिए ABC में कोण A, तो कोण A का मतलब हो गया कोण CAB बराबर होगा कोण B का, और B को हम लोग कैसे लिखेंगे, कोण ABD। ठीक इसी प्रकार से यदि हम कोण B को लिखें तो लिखेंगे कोण ABC बराबर होगा कोण किसके, A के, यानी कि कोण BAD के, और साथ ही साथ कोण ACB बराबर होगा कोण ADB के या BDA के, ADB। इस पर आधारित अभ्यास के बहुत सारे दिए गए हैं आपको चित्र, तो आप किताब में दिए गए चित्रों के आधार पर आप अभ्यास कीजिए और संगत शीर्ष को पहचानना शुरू कीजिए। संगत शीर्ष को जैसे ही पहचान लीजिएगा तो कौन कौन सी भुजाएं बराबर है, चूँकि सर्वांगसम आकृति है तो सभी भुजा और कोण बराबर होगा, तब आप आसानी से पता कर पाइएगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, अतः इसका खूब ढेर सारा अभ्यास आप कर लें। जब संगतता पहचान जाइएगा तब फिर त्रिभुज की सर्वांग समता की शर्तों को आसानी से समझ पाएंगे। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि त्रिभुज की सर्वांग समता या उसके शर्त क्या क्या हैं या उसका क्या अर्थ है। हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों दो त्रिभुजों के सर्वांगसम होने की शर्तें। पहले ये बात आप समझ गए हैं कि दो त्रिभुज यदि अच्छे से एक दूसरे को ढक ले रही है, ओवरलैप कर ले रही है एक दूसरे पर अध्यारोपित करने पर, तब वे सर्वांगसम होते हैं। और सर्वांगसम होने का मतलब ये है कि उसके सभी अंग आपस में बराबर हैं, और अंग तो मुख्य रूप से भुजा हैं और कोण है, 3 भुजा और 3 कोण। तो आप अच्छे से समझ लीजिए, यदि कहा गया है स्थिति नंबर 1 कि कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं, यदि ये बातें दिया गया है, यदि दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के, कोई दो त्रिभुज हैं जो सर्वांगसम हैं, तो ऐसा यदि पहले से कहा गया है तो निश्चित रूप से उसके जो अंग हैं वो बराबर होंगे, अर्थात उसकी जो भुजाएं हैं AB DE के बराबर हो जाएगी, भुजा जो BC है वो EF के बराबर हो जाएगा, और भुजा जो CA है वो FD के बराबर हो जाएगा। यानी भुजाएं, कौन सी भुजाएं, संगत भुजाएं। हम मान के चल रहे हैं कि शीर्ष A का संगत शीर्ष D है, B का संगत E है एवं C का संगत F है, ये हम मानकर चल रहे हैं। तो इस स्थिति में संगत भुजाएं समान होगी। साथ ही साथ जो संगत कोण होंगे, सीधे सीधे हम लिख दे रहे हैं, कोण A बराबर होगा कोण D का, कोण B बराबर होगा कोण E का, कोण C बराबर होगा कोण F का। आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं कोण का, और ये हो गया संगत कोण बराबर हो गए। तो आपने समझा, यदि ये बात दिया हुआ है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो उनकी संगत भुजाएं एवं संगत कोण बराबर होंगे। दूसरी तरफ यदि दिया है किन्हीं दो त्रिभुज में कि उनके संगत कोण और भुजा बराबर हैं पहले से, अर्थात AB बराबर है DE का, BC बराबर है EF का एवं CA बराबर है FD का, साथ ही साथ कोण A बराबर है कोण D का, कोण B बराबर है कोण E का एवं कोण C बराबर है कोण F का। संगत भुजा और संगत कोण आपस में बराबर है, संगत भुजा और संगत कोण
आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो इसी स्थिति को तो हम कहते हैं, जब सब कुछ बराबर हो ही गया तो उसे ही तो कहते हैं कि त्रिभुज सर्वांगसम होगा। तो निश्चित रूप से त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज DEF का। दो प्रकार की बातें हैं। यदि कहीं आपको पहले से मिले कि दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो आप समझ जाइए कि उसके सभी अंग बराबर होंगे। दूसरी तरफ इसी का दूसरा पहलू है, यदि पहले से दिया हुआ है कि उसकी सभी संगत अंग बराबर हैं, भुजाएं बराबर हैं, कोण बराबर हैं बच्चों, तो आप निश्चित रूप से लिख सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। दोनों एक ही बात लिखा हुआ है दो ढंग से। पहले से त्रिभुज सर्वांगसम दिया है तो उनके संगत भुजाएं एवं कोण बराबर होंगे, और यदि किन्हीं दो त्रिभुज में कहा जा रहा है कि संगत भुजा और कोण बराबर हैं तो निश्चित रूप से वह त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। अब देखिए, सर्वांगसम होने के लिए त्रिभुज के 6 अंग का बराबर होना आवश्यक है। अब हम लोग ढूंढेंगे क्या कुछ कम अंग के बराबर होने से भी काम चल सकता है, या हर हाल में 6 अंग ही हमको चेक करना है। सर्वांगसम होगा तब तो 6 अंग, 3 कोण, 3 भुजा आपस में बराबर होंगे ही, लेकिन क्या कुछ कम अगर बराबर है तो भी वो सर्वांगसम हो सकता है, इस बात को अभी हम जांच करेंगे। प्यारे बच्चों, दो त्रिभुज के सर्वांगसम होने की शर्त में जरा ध्यान दीजिए, मुख्य रूप से तो सभी अवयवों की यदि बात करें तो कोण और भुजा है। जांच करने के लिए आइए एक त्रिभुज की कल्पना हमने की है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बोर्ड पर। एक त्रिभुज हमने बनाया है, ऐसे ही कहीं से भी कोई त्रिभुज उठा लिए हैं जिसके कोण क्रमशः 60 डिग्री, 85 डिग्री और 35 डिग्री है, एवं भुजाओं की लंबाई 4.3 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर और 2.9 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज हमने ऐसे ही रैंडमली ड्रॉ कर लिया है, बना लिया है। आप भी कोई त्रिभुज बना सकते हैं। अब हम प्रयास करेंगे इसी के जैसा एक दूसरा त्रिभुज सर्वांगसम बनाने का। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एकदम कम से कम प्रयास करेंगे कि चीज़ों को लेकर सर्वांगसम बनाया जाए। पहली स्थिति में हम कर रहे हैं कि किसी एक भुजा को लेकर बनाते हैं, एक भुजा की लंबाई बराबर करते हैं, हम लोग करके देख रहे हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड है। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें से किसी एक भुजा जितनी लंबी है उतना लंबा ले लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या उससे एक सर्वांगसम त्रिभुज बिल्कुल इसी के जैसा बनाया जा सकता है। आपको लेना है सिर्फ एक भुजा की लंबाई बराबर। तो आप अपने नोटबुक पर भी करेंगे, साथ में करके देखिएगा। चलिए, BC के बराबर हम एक लंबाई का ले लेते हैं, 4.3 सेंटीमीटर का एक अन्य भुजा हमने ड्रॉ कर लिया, बना लिया। आप चाहें तो इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, PQ। अब मात्र इतना ही आपको ज्ञात है, तो क्या इससे कितनी त्रिभुजें बन सकती है? जरा ध्यान दीजिए, इससे जो त्रिभुजों बनेगी, और बाकी कोण भुजा से हमको मतलब नहीं है, सिर्फ ये एक भुजा की लंबाई दी गई है। तो देखिए इससे कितने त्रिभुजों का निर्माण हो सकता है। इस प्रकार से शीर्ष हमारा खाली है, कोण का कोई बंधन नहीं है, तो ऐसे करके अनगिनत त्रिभुज बन सकते हैं, अनगिनत। और क्या वो अनगिनत त्रिभुज कभी सर्वांगसम हो सकते हैं किसी एक के? कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। तो ऐसे में कोई एक अद्वितीय त्रिभुज नहीं बनेगा बिल्कुल उसके जैसा, बल्कि अनगिनत त्रिभुज बनेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी एक भुजा की लंबाई बराबर होने से दो त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होंगे, ऐसा संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। तो चलिए अब इसी पर हम एक दूसरी स्थिति बनाते हैं। हम क्या करते हैं कि एक भुजा के जगह पर इस बार दो भुजा की लंबाई बराबर लेते हैं, दो भुजा की लंबाई या बराबर लंबाई वाली दो भुजा लेते हैं, लंबाई बराबर लेकर देखते हैं। इस बार हम लोग इसके दो भुजा की जितनी लंबाई है उतना लंबाई लेकर के त्रिभुज का निर्माण करेंगे। आपके पास इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है, उसका उपयोग कर सकते हैं, कोई भी दो भुजा के बराबर।
जैसे एक भुजा हमने ले लिया 4.3 सेंटीमीटर का, कुछ भी आप नाम दे दीजिए पी क्यू आर, और एक दूसरी भुजा दिया गया है 2.9 सेंटीमीटर का। अब यहाँ से 2.9 सेंटीमीटर की भुजा हम कितना ड्रॉ कर सकते हैं, कितना बना सकते हैं। देखिए 2.9 अगर इतना लंबा है तो यह रेखाखंड ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है। 2.9 की किसी एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? आप कहेंगे कि अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती है, और उसके बाद फिर एक दूसरा तो 2.9 का हो जाएगा, और तीसरा भुजा फिर देखिए अलग अलग लंबाई की बनती रहेगी इस प्रकार से। और त्रिभुज का निर्माण, कोई एक त्रिभुज बना है अद्वितीय त्रिभुज? बिल्कुल नहीं, बल्कि अनगिनत त्रिभुज बनते हैं। इस स्थिति में भी आपने देखा था कि अनगिनत त्रिभुज बने थे, और एक बार फिर से त्रिभुज की संख्या बन रही है अनगिनत। और वो सब क्या सर्वांग सम होंगे मूल त्रिभुज के? बिल्कुल नहीं होंगे। तो इस स्थिति में भी कोई एक भुजा या दो भुजा बराबर करके एकदम हूबहू एक ही त्रिभुज उसी के जैसा सर्वांग सम बनाना संभव नहीं है। तो चलिए आगे प्रयास करते हैं। इस बार हम दो भुजा की लंबाई ना लेकर के तीनों भुजा की लंबाई इस बार बराबर लेंगे और देखते हैं कि कैसा त्रिभुज बनता है। बच्चों इस बार हम लोग ले रहे हैं तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर, और देखते हैं इस प्रकार से कितने त्रिभुज बनते हैं। आपने देखा एक भुजा या दो भुजा बराबर लंबाई की लेते हैं तो अनगिनत त्रिभुज का निर्माण होता है, अर्थात सर्वांग सम होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इस बार हम क्या कर रहे हैं, त्रिभुज बनाया हमने, एक भुजा की लंबाई पहले बराबर लिए, जितना बड़ा था उतना बड़ा। अगर 4.3 है तो 4.3 सेंटीमीटर का नाम आप दे दीजिए कुछ भी पी क्यू। उसके बाद दूसरे भुजा की लंबाई भी दी गई है और तीसरा भी इतना ही बड़ा हमें बनाना है। तो ये बनाने के लिए आप क्या करेंगे, अपना इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का जो कंपास है इसका मुंह खोलिए, 2.9 सेंटीमीटर के बराबर काट लीजिए। ये हमने कितना लिया, 2.9। और अगली तरफ जो आपका प्रकार है उसका 5.4 सेंटीमीटर के बराबर फैलाएंगे और यहाँ से काट लेंगे। और जब इस प्रकार से दो चाप कटेंगे तो क्या दोनों चाप एक ही बिंदु पर कटेंगे या कई जगह काटेगा? निश्चित रूप से एक ही बिंदु पर कटेगा। एक ही बिंदु आपको मिला, फाइंड हुआ, यहाँ से आप इसको मिला दीजिए और इसको मिला दीजिए, यहाँ भी कुछ नाम दे दीजिए, त्रिभुज बनकर तैयार हो गया। और आपने देखा कि जब तीनों भुजा हम बराबर लंबाई की लेते हैं तो इस स्थिति में कितने त्रिभुज का निर्माण हुआ? मात्र एक त्रिभुज का निर्माण हुआ, अद्वितीय त्रिभुज का निर्माण हुआ। ऐसा और त्रिभुज नहीं बन सकता है। तो निश्चित रूप से जब ऐसे और त्रिभुज नहीं बन सकते हैं, एक ही त्रिभुज का निर्माण होगा, तब वो निश्चित रूप से इसका सर्वांग सम होगा, बराबर होगा। यानी आपने देखा कि तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर लेने पर केवल एक त्रिभुज का निर्माण होता है, केवल एक त्रिभुज का निर्माण होता है। और ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि यह त्रिभुज जो है वो सर्वांग सम होगा, सर्वांग सम होगा। वो जो त्रिभुज बना एक अद्वितीय त्रिभुज, वह निश्चित रूप से सर्वांग सम होगा। आप चांद उठा करके कोणों को माप करके भी देख सकते हैं। आप पाएंगे कि जितना बड़ा कोण का मान इसका है उतना ही बड़ा का कोण यहाँ भी बना। क्यों? क्योंकि अगर आगे पीछे बनता, कम बड़ा बनता, तो ऐसे ऐसे और भी बहुत सारे त्रिभुज बन जाते। तो हमने सबसे पहला शर्त खोजने में कामयाबी हासिल किया कि यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजा किसी दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजा के बराबर हो जाए तो इस स्थिति में वह दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं। एक भुजा की लंबाई बराबर होने से हमने देखा कि नहीं हुआ त्रिभुज सर्वांग सम।
दो भुजा की लंबाई बराबर किए, त्रिभुज सर्वांगसम नहीं। इस बार हमने किया तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर और हमें एक अद्वितीय त्रिभुज मिल गया जो सर्वांगसम है। आइए ऐसे और शर्त को हम चेक करते हैं, जांचते हैं। चलिए इसी प्रकार हम जांच करते हैं। इस बार एक भुजा एवं एक कोण को हम लोग बराबर करते हैं, बराबर माप का लेते हैं और देखते हैं क्या उससे किसी एक अद्वितीय त्रिभुज का निर्माण होता है या फिर नहीं हो पाता है। यदि एक ही अद्वितीय त्रिभुज का निर्माण होगा तो निश्चित रूप से वह वही होगा और वो सर्वांगसम होगा, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा। और यदि ढेर सारे त्रिभुज का निर्माण हो रहा है इसका मतलब है कि वह सर्वांगसम नहीं होगा। तो आइए हम लोग लेते हैं और खुद से आपको ये करना है। आपके अपने नोटबुक पर पेंसिल, कंपास सब रखिए और हर बार कर कर के देखिए कि किन किन स्थितियों में दो त्रिभुज सर्वांगसम हो सकते हैं, कम से कम क्या क्या शर्तें उसके लिए हो सकती है। तो ध्यान दीजिए, हमने इस बार लिया है कोई भी एक भुजा ले लीजिए, आप निर्माण कीजिए अपनी कॉपी पर। चलिए 4.3 सेंटीमीटर, आप बदल करके 5.4 ले सकते हैं, 2.9, कोई भी एक भुजा ले लीजिए और कुछ ना कुछ अपने हिसाब से आप नाम दे दीजिएगा। एकदम हूबहू हमारा वाला कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। लंबाई बराबर ही लीजिएगा, यहाँ थोड़ा कम लग रहा है हमारा, आप स्केल से माप कर लीजिएगा। एक भुजा तो हमने ले लिया, साथ ही साथ एक कोण लेना है। तो चलिए एक कोण ले लेते हैं, यहाँ है 85 डिग्री का, तो यहाँ भी ठीक कितना ही बड़ा कोण निर्माण हम कर लेते हैं, 85 डिग्री का। 85 डिग्री का कोण का निर्माण हो गया, ये बन गया। अब इससे मात्र इतनी ही बातें हमको लेनी है और इससे त्रिभुज का निर्माण करना है। अब देखिए 85 का जब हम कोण बनाए हैं तो ये कोण तो किरण से बनता है और इसकी लंबाई कितनी हो सकती है, अनगिनत। जहाँ तक आप बढ़ा दें उससे कोण के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब यदि त्रिभुज की बात करनी है तो देखिए 85 का कोण बनाने के साथ साथ त्रिभुज का निर्माण इस किरण के किसी भी बिंदु से हम लोग करेंगे तो हर हाल में इस कोण का मान 85 ही रहेगा। अर्थात एक कोण और एक भुजा जब हम बराबर लेते हैं तो ऐसे ऐसे न जाने कितने त्रिभुज, अनगिनत त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। और जब अनगिनत त्रिभुज का निर्माण होगा बच्चों तो बताइए क्या वे दोनों सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम होने के लिए तो एकदम अद्वितीय त्रिभुज चाहिए, एकदम हूबहू वही त्रिभुज चाहिए, और जो कि इसमें संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो कई त्रिभुज बन रहे हैं अलग अलग माप के। अतः इस स्थिति में सर्वांगसम के शर्तों को यह पूरा नहीं करता है। अब जिस प्रकार से हमने एक भुजा एवं एक कोण लिया था, आइए अब हम लोग इसी में आगे बढ़ते हैं। कम से कम दो भुजा एवं एक कोण लेकर देखते हैं, बनाकर देखते हैं कि क्या अद्वितीय त्रिभुज का निर्माण होता है या नहीं होता है। दो भुजा एवं एक कोण। चलिए इंस्ट्रूमेंट बॉक्स आपका तैयार है, बनाइए नोटबुक पर। आप एक भुजा ले लीजिए, 4.3 सेंटीमीटर का है तो उतना ही बड़ा, कुछ भी आप नाम दे लें। चलिए PQ नाम दे दिया हमने 4.3 सेंटीमीटर का। इस बार हमें क्या लेना है, दो भुजा और एक कोण का मान बराबर लेना है। तो एक भुजा हमने ले लिया। अब आइए कोण बनाते हैं, कोई भी कोण बना लीजिए, 85 का या 35 का, जो भी आपका कह रहा है। 35 डिग्री का चलिए हम लोग कोण बना लेते हैं। इधर से ये लंबी सी रेखा बन गई, बहुत लंबी, अनगिनत तक 35 डिग्री का। अभी तक हमने लिया है एक भुजा और एक कोण, हमें लेना है दो भुजा की लंबाई यदि लें तो आइए दूसरी भुजा की लंबाई 5.4 सेंटीमीटर यदि हम लेते हैं तो यहाँ से 5.4 सेंटीमीटर फैलाव करके और आप इस पर काट लें। ये हो गया 5.4 सेंटीमीटर। कोण तो ये फिक्स है 35 डिग्री का, इसी लाइन पर चलना है हमको, और उस लाइन की भी कितनी लंबाई लेनी है ये फिक्स कर दिया गया कि 5.4 ही लेना है। और 5.4 सेंटीमीटर की लंबाई पर क्या एक ही बिंदु हमें मिलेंगे या कई बिंदु मिलेंगे। जाहिर सी बात है कि इस किरण पर एक ही बिंदु मिलेगा, और यदि इस बिंदु से शीर्ष P को मिला दिया जाए
तो इस प्रकार जो त्रिभुज का निर्माण हुआ हमारा PQR, क्या एक ही त्रिभुज है या ऐसे और भी त्रिभुज बन सकते हैं? बिल्कुल अद्वितीय बना और एक ही त्रिभुज बना। और जब केवल एक ही त्रिभुज बनेगा अद्वितीय, तो निश्चित रूप से ये इसको पूरी तरह ढकेगा और ये भी पूरी तरह इसको ढकेगा। इस प्रकार का मात्र एक ही त्रिभुज का निर्माण संभव है। और जब केवल एक त्रिभुज बनता है तो उस स्थिति में हम कहते हैं केवल एक त्रिभुज का निर्माण हुआ। इस स्थिति में हम इसे कहते हैं कि त्रिभुज सर्वांगसम होगा, सर्वांगसम होगा। यानी हमने दूसरी सफलता भी पा ली। क्या जाना कि यदि किसी एक त्रिभुज की दो भुजा और कोण किसी दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजा एवं कोण के बराबर हों तो वे दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाती हैं। आगे चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। कम से कम इतना बात भी यदि दिया हुआ है कि नहीं दो त्रिभुज में कि दो भुजा बराबर लंबाई का है और एक कोण बराबर लंबाई का है, तो अपने आप तीसरी भुजा भी बराबर हो जाएगी एवं अन्य दो कोण जो हैं वो भी समान माप के हो जाएंगे। आप इसकी जांच विभिन्न प्रकार से स्केल की सहायता से, प्रोटेक्टर चांद की सहायता से बिल्कुल कीजिएगा। तो एक स्थिति और हमने देख लिया। आइए ऐसे ही एक और स्थिति पर विचार करते हैं। इस बार हम लोग कम से कम शर्त ले रहे हैं बच्चों, एक भुजा एवं दो कोण लेकर देखते हैं कि क्या इससे एक ही त्रिभुज अद्वितीय त्रिभुज का निर्माण होता है या बहुत सारे त्रिभुज बन जाते हैं, जिससे पता चलेगा कि वो वे दोनों सर्वांगसम होंगे या नहीं। तो एक भुजा लेना है और दो कोण लेना है। चलिए एक भुजा हम ले रहे हैं, 2.9 सेंटीमीटर का एक भुजा ले लिया। कुछ भी आप इसका नाम दे सकते हैं। चलिए XY नाम हमने दे दिया। इस बार हमने क्या लिया है, 2.9 सेंटीमीटर लंबी भुजा। कोई एक भुजा ले लिए। अब क्या करना है, दो कोण हमको लेने हैं। तो चूंकि भुजा ये है हमारा, तो इसी भुजा पर बढ़ने वाले दोनों कोण को ले लेते हैं। एक है 60 डिग्री का और एक है 85 डिग्री का। तो चलिए एक तरफ हम कोण बना लेते हैं 60 डिग्री का, बन गया कोण। ये अपरिमित लंबाई का है। और एक दूसरी तरफ जो कोण है वो है आपका 85 डिग्री का। ये कोण हमने बना लिया 85 डिग्री का। अब देखिए जब हमने कोण बनाया 85 का और 60 का, तो दोनों कहीं ना कहीं कटेंगे जब त्रिभुज का बनेगा तो। और इस स्थिति में दो भिन्न रेखाएं क्या एक से अधिक बिंदु पर कटेगी? ये तभी संभव होगा जब एक दूसरे पर वो संपाती होंगे, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो इस स्थिति में मात्र एक अद्वितीय बिंदु मिलेगा, उसका नामकरण आप कुछ कर सकते हैं और आप देखेंगे कि इस प्रकार एक त्रिभुज का निर्माण हो गया। और यह जो त्रिभुज है मात्र एक ही बना, ऐसा और त्रिभुज इस स्थिति में बनना संभव नहीं है। और जब केवल एक ही त्रिभुज बनता है तो निश्चित रूप से इस त्रिभुज को ये त्रिभुज ओवरलैप करेगा, यानी कि एक दूसरे को अच्छे से ढांक लेगा, मतलब निश्चित रूप से सर्वांगसम होंगे। केवल एक ही त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, एक त्रिभुज अद्वितीय त्रिभुज बनेगा। और इस स्थिति में हम कहेंगे कि क्या हो जाएगा, सर्वांगसम होने की शर्तों को पूरा करेगा, सर्वांगसम होगा। आप अन्य कोण को, अन्य भुजा की जांच अपने स्केल की सहायता से कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या जाना है, हम लोग ये ढूंढ रहे हैं कि कम से कम कौन कौन सी बात से दो त्रिभुज सर्वांगसम हो सकता है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा है कि यदि त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजा के बराबर हो जाए, दो भुजा और एक कोण बराबर हो जाए, एक भुजा और दो कोण बराबर हो जाए, तो इन स्थितियों में त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। और भी अन्य शर्तें हैं जिसे हम लोग ढूंढेंगे, लेकिन आज की कक्षा अब हम धीरे धीरे समाप्त करेंगे, समय हो रहा है। अगली कक्षा में हम मिलेंगे तो इसकी जो शर्तें हैं और भी शर्तों को ढूंढेंगे और ढूंढने के बाद इसी प्रकार से बना कर देखेंगे। आप क्या कीजिए, आप अभ्यास जरूर कीजिए।
हमने जो त्रिभुज लिया है आप भी ऐसा ही त्रिभुज लें, कोई ज़रूरी नहीं, किसी भी प्रकार का एक त्रिभुज बना लीजिए और इन शर्तों पर, इन कसौटियों पर उसको कस कर देखिए कि क्या वो सर्वांगसम हो रहे हैं अथवा नहीं। तो बच्चों आशा है आप निश्चित रूप से खूब अभ्यास के प्रश्न कीजिएगा, अभ्यास के प्रश्नों को बनाते रहिए, संगतता को समझिए, संगत क्या है उसके लिए अभ्यास कर लीजिए एवं इन शर्तों को भी एक जगह आप नोट करके रखें और ये वाला काम सिर्फ देखें नहीं, इसको भी आप साथ साथ में करते चलें। अगली कक्षा में हम और भी कई शर्तों पर बात करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।